नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, हुकूमत बारहा ये बात कर रही होती है कि हम तो PTI के लिए दरवाजे खोले बैठे हैं, PTI हमसे मुज़ाकरात नहीं करती है, लेकिन हमारे दरवाजे उस पर खुले हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जब आपको किसी के साथ मुज़ाकरात करने होते हैं और ख़ास तौर पर हुकूमत को अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने होते हैं, तो हुकूमत पर लाजिम है कि वो एक माहौल ऐसा बनाएं, उन पर लाजिम है कि ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें कि जिससे लगे कि हाँ, माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि आप आके मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इस किस्म के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। बारहा बात की जाती है 2018 की, लेकिन जो 2024 है उस पर आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, इसलिए कि आज आप उसके बेनिफिशरी हैं और आप 2018 में का जिक्र बारहा इसलिए सिर्फ करते हैं कि उसका बेनिफिशरी जो है वो PTI थी। और यही PTI का भी हाल है कि वो बात 2018 पे वो आंखें बंद कर लेती है और 2024 पर उनके जो एतराज़ात हैं वो इस वक्त खुलकर सामने आते हैं। एहसन इकबाल साहब ने भी आज इसी किस्म की बात की है, छोटा सा जरा देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। 2018 में पाकिस्तान के साथ जो नाटक खेला गया, चंद जर्नैलों ने और चंद जजेस ने, जिन्होंने अपनी अकल पे ताले लगा दिए और अपनी बेगमात और अपने बच्चों की अकल से सोचना शुरू कर दिया और एक ऐसे अनाड़ी को इस मुल्क पर धांधली करके नवाज शरीफ साहब को नाअहल करके गैर कानूनी तौर पे और उसको इलेक्शनों में धांधली के जरिए मुल्क की चाबियां दी गई। ये तो बताओ कि 4 साल आपकी हुकूमत थी, स्याह सफेद के आप मालिक थे, आप जिसे चाहते थे पकड़ के अंदर कर देते थे। अच्छा, इस बात का जवाब जो है वो पंजाब के जो गवर्नर हैं उन्होंने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया है। सरदार सलीम हैदर साहब ने उन्होंने ये बात की है कि और जो हमने उसमें भी देखा था, जो इनका CWC का इजलास हुआ था PMLN का, कि वो आज भी नवाज शरीफ साहब के हवाले से यही तज़िये लोग देते रहे कि वो आज भी माजी में जी रहे हैं। आप ये बार बार बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं ये पूछता रहूँगा कि मुझे क्यों निकाला, और उसी से लिपटी जुपटी बात जो है वो अभी एहसन इकबाल साहब कर रहे हैं कि 2018 में ये हुआ था। 2018 को गुजरे 6 साल हो गए, 19, 20, 21, 22, 23, 24। कोई उनको बताया कि जो 2018 में हुआ था उससे कई गुना ज़्यादा 2024 में हुआ है। लेकिन गवर्नर पंजाब साहब क्या कह रहे थे, ये छोट क्लिप है, वो जरूर लेते हैं। अगर ज्यादती हुई भी है तो देखें आप, उनके मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, मोहतरमा हमारी बहन जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो अब ज्यादती का इजाला हो गया है। अब मेरा ख्याल है उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए कि मेरे से ज्यादती है। अब उन्हें जो है वो ये चाहिए कि वो मरियम साहिबा के ऊपर भी अपना चेक एंड बैलेंस रखें, मियां शहबाज शरीफ साहब पे भी रखें और डिलीवरेंस की तरफ जाएं। वैसे मशवरा बहुत अच्छा है कि डिलीवरीज की तरफ जाएं, चेक रखें, और मेरा ख्याल है मियाँ साहब ये बात करने जा रहे हैं और ये सोच उनके अंदर है, क्योंकि 28 मई को जो अब इजलास होगा काउंसिल का, उसमें मियाँ साहब एक दफ़ा फिर जो इतलात हैं इलेक्शन के मुताबिक, उसके बाज़ाहिर है वो बिला मुकाबला ही सदर बन जाएंगे पार्टी का। और उसके बाद इतलात ये भी हैं कि वो मुख्तलिफ़ शहरों का, मुख्तलिफ़ सूबों का दौरा करेंगे और एक दफ़ा फिर अपनी तंजीम को मुतहर्रिक भी करेंगे और तंजीम साजी पर तवज्जो भी देंगे। आगे बढ़ते हैं। एक दफ़ा फिर जो मुज़ाकरात की गूंज कहीं ना कहीं से हो रही है, लेकिन जो बात हम शुरू में कह रहे थे कि मुज़ाकरात का माहौल नहीं बन रहा, क्या इस वक्त कोई ऐसी क़ुव्वत है जो नहीं चाहती कि मुज़ाकरात हो, बावजूद इसके कि PMLN कह रही है आएँ जी मुज़ाकरात करें। पीपल्स पार्टी ने एक दफ़ा फिर ये बात की है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म, क्या कह रहे थे, शॉर्ट क्लिप सुनते हैं। हम मुज़ाकरात के हक़ में हैं, मगर वो ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात देखेंगे कि किससे करनी है। इट इज़ अप टू द PTI कि वो किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये जो स्टेट है इस वक्त वो एक क्राइसिस से गुजर रही है, तो इसलिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के फैसले करने चाहिए। तमाम मामला पे बात करने के लिए हमारे साथ बैरिस्टर एहतसास एहसन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर साहब, ये जो मामलात इस वक्त हमें देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह से जुडिशरी और गवर्नमेंट आमने सामने, और ख़ास तौर पे 25 मार्च के बाद 6 जजेस का ख़त, अब ये मामलात आप सेटल डाउन होते देख रहे हैं, धीमे होते देख रहे हैं। फिर हमने लाहौर हाई कोर्ट बार का भी देखा, फिर जस्टिस उनके जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस का भी हमने खिताब देखा, दीगर जजेस के भी रिमार्क्स एंड एवरीथिंग। इस मामले को सेटल होता, कूल डाउन होता देख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आगे खतरात हैं हुकूमत के लिए कोई? नहीं, ये कूल डाउन तो एक ही सूरत में हो सकता है कि अगर कादी फैज़ ईसा साहब बिल्कुल ही पसपाई इख्तियार कर लें और तस्लीम कर लें, वरना ये तो जैसा तो कभी तारीख में हुआ ही नहीं
कि पाकिस्तान के पहले 6 जजेस से ये शुरू हुआ है हाई कोर्ट के, अब 100% जज खैबर से लेके कराची तक, दालबंदीन से लेके वागे तक इस मामले पर मुत्तफिक है। और उन्होंने सब ने सारी लाहौर हाई कोर्ट, क्वेटा हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और कराची सिंध हाई कोर्ट, इन सब ने एक एक जज ने मुत्तफिका रिपोर्ट मांगी थी। कादी फैजीसा साहब ने तमाम हाई कोर्ट से और उनको कहा कि आप सब जजेस बैठ के फुल कोर्ट बुला के थे, सब कोई एक जज नहीं जिसने इख्तलाफ किया उस रिपोर्ट से। और उन रिपोर्ट्स में क्या है, लाहौर हाई कोर्ट की क्या है कि जी हम हमारे जजों पे दबाव डालते हैं, ये इंटेलिजेंस वाले एजेंसी वाले हमारे जजों को धमकियां देते हैं, उनको डराते धमकाते हैं, उनके रिश्तेदारों को उठा लेते हैं और मतलब है हर चीज़ मदाखलत करते हैं अपने मर्जी का फैसला लेने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये सबॉर्डिनेट जो मातहत जो जजेज हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस और उनका वो सारा नेटवर्क लोअर जुडिशरी का, उसमें भी ये बहुत मदाखलत करते हैं और दबाव डालते हैं। अब ये जब 6 हाई कोर्ट के जजेस ने कहा तो उस पर अव्वल तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जो उनका सरपरस्त है, उसको सीरियसली लेना चाहिए था, उसने लिया ही नहीं। वो वैसे ही घबराते हैं। उस पे वो गए, फिर 6 जजेस ने कादी फैजीसा साहब को की तरफ रजू किया। आप भी बिल्कुल, आपने कुछ नहीं उनकी दाद रसी की। फिर उन 6 जजेस ने मुनासिब समझा कि अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाती है, हम उसके पास जाए। उसकी तरफ जब की गए तो वो अखबारों में ज़रा उजागर हो गया। जब वो उजागर हुआ मामला तो बढ़िया तगो लहदे हुई। अब काजी साहब ने क्या किया कि प्राइम मिनिस्टर को बुला लिया, या प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं आता हूँ, तो आपने उनको इजाज़त दे दी, प्राइम मिनिस्टर आ गए। प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के और ये मामला सुपुर्द कर दिया इंतज़ामिया पे, एग्जेक्टिव पे, कि प्राइम मिनिस्टर एक इंक्वायरी कमीशन बना देंगे। अब इंक्वायरीज एंड कमीशंस एक्ट जो है उसके तहत आप अगर बनाते हैं कोई इंक्वायरी, तो नहीं, रिटायर्ड जज के अलावा वो पहले तो एग्जेक्टिव के मातहत होगी ना, एग्जेक्टिव को उसने रिपोर्ट करनी है। वो कोई आज़ाद उसका नहीं है हैसियत, उसको जज को तनख्वाह कितनी या मुआवजा कितना देना है, ये बहुत सारी बातें वो गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। अब वो इंडिपेंडेंट तो होती नहीं इंक्वायरी, कहते हैं इंडिपेंडेंट इंक्वायरी है क्योंकि एक जज को लगा देते हैं। वो जज साहब ने वो जिनको इन्होंने लगाया था इंक्वायरी पे, उन जज साहब ने खुद ही कह दिया कि जी मैं नहीं सुन सकता, और इसको उन्होंने उससे गुरेज किया। अब वो जिलानी साहब, जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब ने इनकार कर दिया, तो अब इनको ज़रा मुश्किल पड़ी है। अब इनको खुद फैसला करना पड़ता है। इन्होंने तो उधर डाल दिया था जिसपे से गिला शिकवा था, उसी के हवाले कर दिया था केस, यानी इंतज़ामिया और एग्जेक्टिव के। अब ये सूरत हाल हुई है कि अब वो 6 जजेस में से एक जज साहब को उसके बाद भी उनको धमकी दी गई है, बाबर सत्तार साहब को, और उन्होंने उस पर भी लिखा है। इससे पहले तो काजी साहब कह रहे थे कि नॉट इन माई वॉच, मेरे होते हुए किसी को जरूरत नहीं हुई कि वो इस किस्म की धमकी दे। लो, आपके होते हुए वो जहांगीरी, जस्टिस जहांगीरी, एक बड़ा बहादुर दलेर, मैं उनको उनकी शाइस्ता सियासत के वक्त से जानता हूँ, और बड़ा बेबाक, और एक बाबर सत्तार साहब को और हो गई धमकी, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब, 3 जजेस को डायरेक्टली धमकी दी है इन्होंने। और ये उसके बाद भी ये पता नहीं क्या एजेंसी समझ रही है कि हम कोई मावराए फितरत और मावराए कानून एजेंसी है। इस मुल्क में हर शहरी, वो किसी एजेंसी का हो, किसी
जासूसी का हो, अस्करी इदारे का हो, वो जो अदलिया के इदारे से हो, इंतजामिया की अदालत से हो, प्राइवेट सिटीजन हो, वो आइन का पाबंद है। ये आर्टिकल 5 है। अब ये कोई आइन से ऊपर है। अब इन्होंने ये किया कि उनको और ये वाकयात हुए जा रहे हैं और लाहौर हाई कोर्ट के 42 जजों ने मुतफिका जो रिपोर्ट भेजी है उसमें कहा ये बदस्तूर हो रहे हैं वाकयात। अब अगर ये वाकयात हो रहे हैं और जज क्यों झूठ बोलेंगे, और सारे मिल के अपनी रुसवाई चाहते हैं। वो कोई चाहता कि जी मेरे पे दबाव डाला गया और ये फैसला कराया गया, वो फैसला कराया गया। ये एक रिंग ऑफ ट्रूथ है उनकी बात में, जब सब के सब जज मुतफिका तौर पे एक रिपोर्ट देते हैं। अब सर जी अब इम्तिहान है ये चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब, ये उनका इम्तिहान है। वो किस तरह अपने सर सॉरी आपको इंटरवीन करिए, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट इस हवाले से आता है। एक तो ये आता है कि जी अब जो आप बार बार कह रहे हैं कि मुदाखलत हुई, तो आप इसका जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट खुद क्यों नहीं जजिस करते? तो क्या इस तरफ भी आप मामला जाते देख रहे हैं? अदरवाइज की मुदाखलत का दरवाज़ा बंद किस तरह होगा? देखिए, इसमें तो अदलिया को ये अगर इस चैलेंज में अदलिया पसपा हो गई और उन लोगों के खिलाफ मुकदमात ना बने और उनको कानून के मुताबिक कार्रवाई अगर इजाज़त देती है तो उनको सजाएं ना हुई, तो जिनके नाम 6 जजों के खत में भी है, जिनके नाम शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो जज साहब साबिक समझा उनकी दरखास्त में भी है, और जिनके नाम अब आ रहे हैं। अब मतलब है कि ये एजेंसियां अब खुसरों के भेस में मीडिया ने बड़ा उसका एनालिसिस कर दिया और सोशल मीडिया ने किया। एक साहब पहले से उसी फ्रेम में कैमरा लगा के खड़ा है जिसमें रऊफ ने आना है, रऊफ साहब ने, वो पहले से उस फ्रेम पे लगा, उसको पता है यहाँ कुछ होता। एक साहब बाद में आता है, वो भी मीडिया वो ले रहा है, फिल्मिंग कर रहा है, और फिर एक चादर लेके, भारी चादर लेके वो चल रहा है और वो बना हुआ ख्वाजा सरा है। ये मतलब किस हद तक ये लेके जाएंगे इस कौम को? और ये तो अदलिया की भी ये तो हाँ, लेकिन मैं फिर सर माजरत मैं फिर उसी सवाल की तरफ आऊँगी कि ठीक है जजेस साहब ये जजेस बयान कर रहे हैं कि मुदाखलत हुई, फिर वो बता रहे हैं कि अभी भी हो रही है। आपकी नज़र में ये बाब ख़त्म कैसे होगा? ये चैप्टर क्लोज कैसे होगा? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अदलिया को इन जिनके नाम आए हैं उनका ट्रायल हो और उनको अगर सजा बनती हो तो सजा मिले, पर बाकायदा ट्रायल हो, वो गिरफ्तार हो, जेल जाए, जमानतें कराए, अगर जमानत बनती हो तो बने, उनको हो। वो आम शहरी हैं, मेरे आप जैसे शहरी हैं, कोई उनके ज्यादा इख्तियारात नहीं है हमसे। जब तक ये अगर नॉमिनेटेड लोगों के, नामजद लोगों के, अफसरान के, एहलकारान के, उनके ट्रायल नहीं होते, उन पर फौजदारी मुकदमे नहीं होते बनते, अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं तो वो गिरफ्तार नहीं होते, जब तक ये आप अदलिया का जनाजा निकाल देंगे। पढ़ लीजिएगा। नज़ीर मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। अच्छा सर, एक चीज़ और, स्पेकुलेशन ही कह लीजिए, लेकिन कुछ सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं या एनालिस्ट हैं, वो भी इस हवाले से बात कर रहे हैं कि मामलात अगर बिल्कुल ही हाथ से निकलने लगे तो फिर इमरजेंसी के लगाए जाने का भी ऑप्शन इस सब मुल्क में मौजूद है, और उससे भी काम नहीं चला तो फिर मार्शल लॉ। चले मार्शल लॉ तो एक अलग एक्सट्रीम है, लेकिन ये इमरजेंसी के नफाज की जो बातें हो रही हैं, आपको इस बात में कोई जान नज़र आती है? देखो, ये इमरजेंसी भी मार्शल लॉ है, उसका नाम इमरजेंसी। ये मरहूम शरीफुद्दीन पीरजादा साहब को बुलाया परवेज मुशर्रफ ने और कहा कि मैं टेक ओवर करना चाहता हूँ। ये श्रीलंका उनके जाने से पहले, श्रीलंका से पहले उन्होंने कहा मार्शल लॉ ना कहना उसको, आप इमरजेंसी नाम रख देना, कोई और रख देना, तो मैं उसको अदालत से
करवा लूँगा, जवाज उसका जायज़ करार दूंगा अगर एमरजेंसी नाम रखा, मार्शल लॉ ना रखे। मार्शल लॉ को अदालत जायज़ नहीं करार दे सकती। अब देखें, अदालत जब तक ये जो भी मार्शल लॉ लगाए, अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, उसकी ज़रूरत थी अदलिया से, जब तक मोर ना हो अदलिया की लगे, वो परेशान था, वो उसको मालूम था कि मैं नाजायज़ मैंने किया। ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया, उसके लिए ज़रूरत थी कि सुप्रीम कोर्ट उसको मोर तस्दीक करे कि तुमने ठीक किया, कोई नहीं, नजरिया ज़रूरत क्या ज़रूरत थी। इसने परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया, इसकी ज़रूरत थी कि सुप्रीम कोर्ट उसको एंडोर्स करे। अब ज़ियाउल हक के अयूब खान का मार्शल लॉ में 200 का केस, और चीफ जस्टिस मुनीर, ये जो केस था बेगम नुसरत भुट्टो का केस, ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को वैलिड किया उस जजमेंट के जरिए 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने, अनवारुल हक चीफ जस्टिस। और ये जो मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, यह इमरजेंसी को ये जो मार्शल लॉ था वो लगाया था, उसको जायज़ करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और चीफ जस्टिस थे इरशाद हसन खान। अब ये चीफ जस्टिस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। ये इस अदलिया को इनको बिल्कुल जायज़ नहीं करार देना चाहिए। आर्टिकल 6 के तहत अब जो जज मार्शल लॉ या इमरजेंसी को, कोई भी डिविएशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन को जायज़ करार देता है, वो भी मुर्तकब है जुर्म का। और जजेस को मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जजेस को अपनी ताकत का इल्म नहीं है, उनको एहसास ही नहीं है। शेर को अपनी ताकत का एहसास नहीं होता, यूं प्यार से आपको पंजा मारता तो जबड़ा सारा ले जाता। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ डीलेजिटिमाइज करना है या लेजिटिमाइज करना है, यानी उन्होंने कहना है कि ये अमल जो है ये खिलाफ आइन है या खिलाफ कानून है। उन्होंने जाके फौजी अदालतों को अगर उन्होंने इलीगल करार दे दिया है तो उन्होंने जाके उन्होंने उठाना नहीं उन कर्नल्स को कि उठो और आप क्यों बैठे हो, आपने सिर्फ डेक्लेरेशन देनी है। अब उसका नतीजा देखें, ये जो फौजी अदालतें चल रही हैं अभी, ये मरहून है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने जब उनको डिक्लेयर कर दिया इलीगल, वो इलीगल हो गई, खत्म हो गई। पर अदालत में ये गवर्नमेंट ने अपील की तो उस पर अदालत ने, लार्जर बेंच ने अपील में ये इजाजत दी उनको कि आप कार्रवाई कर लें ट्रायल की, लेकिन आप फैसला नहीं सुनाएंगे। अब नहीं फैसला सुना सके। अब एक मिनट, अब जब फैसला एक वक्त आया कि फौज ने सोचा कि इनमें से 20 आदमी तो बरी होते हैं, हमने कार्रवाई की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त दी कि आपने फैसले से हमें रोका हुआ है, हमें इतनी इजाजत दे दें कि हम 20 आदमियों को बरी कर दें, जिनको बरी करना है, या उनको एक साल सजा दे के रिहा कर दें। अदालत ने इजाजत दी तो सुप्रीम कोर्ट वो कर सका, अब वो फौज ये कर सकी, मिलिट्री कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट की ताकत है, वो डिक्लेयर कर दे, खत्म हो, मार्शल लॉ इलीगल। सर थोड़ी सी, क्योंकि आपका ताल्लुक ज़ाहिर है माशाल्लाह पीपल्स पार्टी से भी है, और आज यूसुफ रज़ा गिलानी एक दफ़ा फिर ये बात कर रहे हैं पीटीआई के लिए कि जी गुफ्तगू कर लें, हमारे जो दरवाजे खुले हैं मुज़ाकरात के लिए, उनको तय करना है कि उन्होंने किससे बात करनी है। अब पीटीआई, आप समझते हैं कि पीटीआई के लिए ये राइट टाइम है और दिस इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट एज वेल कि उन्होंने वो मुज़ाकरात एटलीस्ट सियासी जमातों से करें, या उनका जो ये मुतालबा है कि जी हमने फ़ौज से मुज़ाकरात करने हैं, इसको आप दुरुस्त समझते हैं? ये मुतालबा, ये मुज़ाकरात तो हर वक्त होने चाहिए, और ये बैक चैनल डिप्लोमेसी कह लें इसको या कांटेक्ट कह लें, ये हर वक्त होने चाहिए, मेरी राय। और मैं ये समझता हूँ कि ये राय बुनियादी तौर पे, और जो इस उलझन को काफ़ी सुलझाने में मदद दे सकते हैं, वो आसिफ जरदारी हैं, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी की। देखिए 3 दफ़ा पीपल्स पार्टी आई है पावर में, 2 दफ़ा बीबी शहीद के तहत, मैं अब भुट्टो शहीद की के इक़्तिदार के अलावा बात कर रहा हूँ, उनकी शहादत के बाद 2 दफ़ा बीबी बनी प्राइम मिनिस्टर, 1 दफ़ा प्रेसिडेंट बने आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी,
और राजा परवेज़ अशरफ, ये वज़राए आज़म है। पीपल्स पार्टी ने एक सियासी कैदी नहीं पकड़ा, एक सियासी कैदी उनके नाम पे नहीं लगता। ये नून के लगता है, इनके लगता है, इमरान के लगता है, लेकिन पीपल्स पार्टी में नहीं। हालांकि पीपल्स पार्टी ने बहुत अपने वर्करों की देखी। खुद आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान की जेल में कैद में ज़बान भी काटी गई, और ये नवाज शरीफ खैर से वज़ीर आज़म थे, मैं भी उनकी वजारत उज़्मा में और वजारत आला में जब सूबाई थे तब भी जेलें काट चुका हूँ। अब इन्होंने, ये पीपल्स पार्टी का एक मिजाज है। तो आप समझते हैं कि पीटीआई को बातचीत करनी चाहिए, कम से कम पीपल्स पार्टी के साथ ही करनी चाहिए? नहीं, हर किसी से करनी चाहिए, मैं कहता हूँ हर किसी से। सियासत नहीं ख़त्म होती। जैसे जरदारी साहब ने कहा था कि हम यहाँ हैं, आपके 3 बिल्कुल साल ठीक है, तो ये बातचीत होनी चाहिए, हर किसी से होनी चाहिए। बात ये कि जो 25 मार्च से सिलसिला शुरू हुआ है मदाखलत के हवाले से, जो 6 जजेस का खत, अब उसका एक रास्ता यही है कि जिन जिन के नाम आ रहे हैं या जजेस साहिबान जिन जिन के नाम ले रहे हैं उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें। और अब लेट्स सी कि ये मामला कहाँ जाके रुकेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ दीगर मामलात पर जो कि सियासत से जुड़े हुए हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ पीटीआई के सीनियर रहनुमा शोएब शाहीन साहब मौजूद होंगे और सीनियर लीगल एक्सपर्ट हैं हाफिज़ एहसान साहब, वो भी हमारे साथ होंगे। स्टे विद अस। जिनाज़े प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अदालती जो मामलात हैं और जिस तरह से जुडिशरी और जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, वो इस वक्त आमने सामने है, या हुकूमत ने हेड ऑन लिया हुआ है या जुडिशरी ने मदाखलत पर हेड ऑन चीज़ों को लिया हुआ है, उसका अंजाम क्या होगा, ये तो अपनी बातें हम कर रहे हैं। अभी एहतिजाज हसन साहब से भी हम बात कर रहे थे कि इसका वे आउट क्या होगा। दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात होती है कि जी क्या गवर्नमेंट और अपोजिशन में मुज़ाकरात होने चाहिए, वो बात भी हुई कि जी मुज़ाकरात तो रुकने ही नहीं चाहिए, कोई ना कोई विंडो खुली ओपन रहनी चाहिए जिससे मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि पीटीआई का मौक़िफ़ बड़ा दो टोक है। वो कहते हैं इन जमातों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, वो इन जमातों से मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे। सियासी तौर पर उनको खुलकर खेलने नहीं दिया जा रहा, जलसे जुलूस उनको करने नहीं दिए जा रहे। 8 फरवरी के बाद से अब तक उनके कोई एहतिजाजी जुलूस, कोई एहतिजाजी धरने, कोई एहतिजाजी जलसे कुछ भी हम नहीं देख पाए। तो फिर ये आगे का वे फॉरवर्ड क्या है? और आइन और कानून में रहते हुए ये बात अलग कि वो क्या चाहते हैं कि जी ये डमी पार्टीज़ हैं, हम जो असल ताकत का महवर है उधर जाएंगे बात करने, क्योंकि वहाँ से तो एब्सोल्युटली नॉट हो चुका। इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। जो हमारे साथ इस शख्सियात मौजूद हैं, मोहम्मद शोएब शाहीन साहब हमारे साथ हैं, सीनियर पर्सन है पीटीआई के, स्पोक्स पर्सन भी हैं। एडवोकेट हाफिज़ एहसान अहमद साहब हैं, सीनियर लॉ एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। शोएब शाहीन साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार ये होता है। अभी मैं कल वैसे अली मोहम्मद साहब से आई गेस बात कर रही थी, अली मोहम्मद खान साहब से, तो वो ये कहते हैं कि जब मेरी अडियाला में खान साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जो मैंडेट की वापसी का मामला है या ये वाला मामला है, वो हम उस हद तक बात कर सकते हैं। हाँ, एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए या कोई अलाइंस बनाने के लिए हम पीपल्स पार्टी, पीटीआई या पीएमएलएन या एमक्यूएम से बात नहीं कर सकते, लेकिन जो दूसरे वाले मामलात हैं मैंडेट के हवाले से वो हम जमातों से बात कर सकते हैं। लेकिन हमें ये जो मुख्तलिफ ओपिनियन है ना, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, पार्टी पॉलिसी क्या है? देखें, सबसे पहली बात है, हमने पहले दिन मुतालबा क्या किया था, बनाएं जी आप 8 फरवरी के या 9 फरवरी आप कहें, 8 फरवरी को तो हम जीते हुए थे, 9 फरवरी को रात के बाद हमें हराया गया। हमने कहा जुडिशल कमीशन बना दो। आज भी अगर ये वाकई लॉयल हैं, सिंसियर हैं और अगर किसी इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं, आए जुडिशल कमीशन बनाएं। अगले दिन हम खान साहब को रिक्वेस्ट करेंगे, आए जी हम इनके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। अपनी को गुडविल तो शो करें, लेकिन बात यह है कि हम तो आइन की बालादस्ती चाहते हैं। 1 पॉइंट एजेंडा है हमारा। अभी भी जो हमने सब पार्टियों से बात की है और 6 जमाती इत्तेहाद बनाया है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान बनाया है। कर क्या रहा है? वो कर रहा है, वो जलसे कर रहा है पूरे पाकिस्तान में। आज भी हमारे हरीम आदिल शेख ने सिंध में जाकर के शदीद 48 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर के बहुत बड़े 2 वर्कर कन्वेंशन किए। अभी हमारे पास सारी वीडियो मौजूद है। मैंने खुद ट्रेन मार्च किया है, मैंने खुद सिंध से लेकर कहीं नजर नहीं आया। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। बड़े जलसे इस्लामाबाद का होना था, नहीं हो सका। नहीं, सुने ना, इस्लामाबाद के जलसे के लिए 2 महीने हो गए हमने दरख्वास्त दे रखी है। आज मैंने परसों पटिशन फाइल की थी, फ्राइडे को लगी।
अब परसों लगी हुई है केस को, उन्होंने कहा है कि जी 2 दिन के अंदर पिटीशन का फैसला करें। हमने 8 जून की तारीख दे रखी है कि जी 8 जून को F9 पार्क में हमारे जलसे की इजाज़त दी जाए। ऑर्डर हमारे हक में हो चुका है, डीसी नहीं दे रहा, हम उम्मीद है, हमने कंटेम्प्ट फाइल कर रखी है। हम उम्मीद रखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब के पास पिटीशन है, वो परसों ऑर्डर करेंगे। हम 8 जून को इस्लामाबाद में बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। वो ना एक उर्दू का मुहावरा है, वो उर्दू का मुहावरा है, पता नहीं वो क्या कहते हैं कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, यानी इजाजतनामा अदालत भी नहीं देगी हमें। मैं ये नहीं कह रही, सिंध हाई कोर्ट में चलता रहेगा, आप इंतजार करते रहिए। फरवरी से मई आ गया, जब आप किसी जलसे में चल रही है, चीजें आगे बढ़ रही हैं, आप वहीं खड़े। हम किसी जलसे की जब बात करेंगे, सिंध हाई कोर्ट में अली मादल शेख कर चुका है, हमारा पीटीआई का सिंध का सदर है, उसको टाइम दिया गया है कि अब लास्ट 2 डेज के अंदर अंदर इनको जगह भी दें और इनको डेट भी दें। और उसके बाद इस्लामाबाद में 2 महीने पहले हमने ऑर्डर लिया, उसको अब परसों कंटेम्प्ट में परसेंट उनको बुला लिया कि आए जी। देखें, हम जब आप कानून की बात करते हैं और जब हमारे ऊपर जो जुल्म तशद्दुद हो रहा है कि आपके लीडर, बुरा नहीं मानिएगा, आपके लीडर जेल में हैं, आपकी पॉपुलैरिटी होगी, लेकिन वक्त के साथ साथ इसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। आप इस बात से शायद अग्री करेंगे, इमरान खान साहब उस तो अगर उनके तहरीक अदम-ए-एतमाद के नतीजे में उनकी हुकूमत से वो निकल भी गए, देखिए वो बाहर थे, उन्होंने उसको मुतहर्रिक रखा, इधर जलसा उधर जलसा, इधर धरने इधर रैलियां, लेकिन अब वो हालात नहीं है। नहीं, 8 फरवरी को क्या था? है और लीडर जेल में। सुने, एक मिनट मेरी बात खत्म हो जाए। 8 फरवरी को क्या था? बल्ले का निशान नहीं, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, हमारे पोलिंग एजेंट उठा लिए गए ना, इलेक्शन की एक हाइप थी, लोगों ने निकल के वोट दे दिया, कौम निकली, कौम ने हमें वोट दिया। पुरअमन जमहूरी और तहजीब याफ्ता मुल्कों में यही पुरअमन इनकलाब होता है ना, लेकिन हम नहीं है ना, आज भी हमारे साथ खड़ी है, याफ्ता तो फिर हम नहीं है ना, तो यहाँ रहते हुए आपको प्ले करना पड़ेगा। हाफिज साहब मुझे बताइएगा कि ये जो पॉपुलैरिटी वाला जो एक इनका है, उसकी सस्टेन कैसे रखेंगे? ना आपको रैलियां कर रहे हैं, ना आप जुलूस कर रहे हैं, ना आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, ना आप कुछ कर रहे हैं, सिर्फ आप रोज हमने मुज़ाकरात नहीं करने, हमारा जुडिशल कमीशन बना दें। फ्रॉम द डे फर्स्ट जब इलेक्शन हुए उसके बाद यही आसान है पॉपुलैरिटी को सस्टेन रखना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। जब 2013 का भी इलेक्शन आया था तो उसके अंदर भी आपने देखा कि एक इशू बना, विक्ट्री स्पीच पे बात चली और उसके बाद फिर पूरे मुल्क के अंदर एक इशू बना और कहा गया, मूवमेंट चली और बुनियाद बनी 35 बेंचेस की और अल्टीमेटली धरना भी हुआ और फाइनली जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की सरबराही के अंदर एक कमीशन भी बना और उस कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दी और उसके अंदर जो बुनियादी चीज़ ये था कि ऑर्गेनाइज रिगिंग जो है उसका कोई चीज़ सामने नहीं आई और उन्होंने बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज को पॉइंट आउट किया। अब उसके बाद ये है कि 2018 का जब आपके सामने इलेक्शन आया तो अब पॉपुलैरिटी पे चले जाते हैं। जब 2018 का इलेक्शन आया तो पीटीआई बाई इलेक्शंस के अंदर ऑलमोस्ट हर इलेक्शन जो थी वो हार रही थी और यही जो रिएक्शन जब आया, जब पीडीएम के गवर्नमेंट के अंदर पंजाब के अंदर आए तो आपने ये देखा कि जितने भी बाई इलेक्शंस की मेजॉरिटी सीट्स थी वो पीटीआई ने जीत ली, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि आपने एक लीडर ने एक सेंटिमेंट्स जो थे, जो एक पॉलिटिकल वो बनाया। अब आप देख लें कि आपके पास 8 फरवरी के जब इलेक्शंस हुए हैं तो जहां पे भी आपके अब इलेक्शंस आए हैं, अभी पंजाब के अंदर आप देख लें या उसके बाद कराची के अंदर आप देख लें, तो वो मोमेंटम जो है वो पीटीआई का पॉपुलैरिटी का जो जनरल इलेक्शन के अंदर था वो भी नहीं आया। अब बुनियादी चीज़ ये है कि क्या हमने हर वक्त कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स करनी है या हम हर वक्त जुडिशल कमीशन की बात करनी है? अब कोई भी इंसिडेंट आए तो हमारी हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ये कहती है कि जुडिशल कमीशन बनाए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ना इसने बनना है और जो इसका रिजल्ट्स आएगा हम तो मानेंगे ही नहीं उस चीज़ को। पाकिस्तान के किस जुडिशल कमीशन को जो पिछले 8-10 बने हैं उसके अंदर किसी पार्टी ने कहा होगा जी बड़े ज़बरदस्त बने और उनकी रिकमेंडेशंस आई हैं? अब है उसका मूव ऑन जी। मूव ऑन इसके अंदर ये है कि आपके पास एक इलेक्शन कमीशन के नीचे एक ट्राइब्यूनल्स बन गए हैं जो हाई कोर्ट्स के जजेस ने बनाए हैं, वो एक और प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस ये है कि आप जब इलेक्शन जीत के आते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैं गवर्नमेंट के अंदर आऊँ, मैं अपना एजेंडा जो है इस मुल्क के अंदर लेके जाऊं, चाहे जस्टिस का है, गवर्नेंस का है। लेकिन अगर आपका वो एजेंडा जो आप लेके आना चाह रहे हैं आपकी वो मेजॉरिटी नहीं बनती, चलें जिस तरह ये कह रहे हैं कि नहीं बनती, तो फिर आप किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाय तो करें ना अपने ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब ये है कि ये कहते हैं कि ना हमें पसंद है पाकिस्तान का चीफ जस्टिस,
इनसे पूछ लेना कि क्या पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पे इन्हें एतमाद है, वहाँ पे भी सिलेक्टिव आएगा। इनसे पूछें कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे एतमाद है, वहाँ पे भी सिलेक्टिव आएगा कि जी ये ठीक है, चीफ जस्टिस ठीक नहीं है। जब आप पंजाब की बात करेंगे, हाई कोर्ट कहेंगे अच्छा जी जो पिछला गया था वो हमारे साथ नहीं था या जो भी वाला है। तो ये सिलेक्शन जो है, फिर ये कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे, ये तो सारी जमातों का नहीं, मैं आप देखिए, आप किसी पीटीआई को ना दे इस मॉडल, मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमने वो ट्रेंड सेट कर लिया है कि अगर मैं इक्तिदार के अंदर हूं तो मुझे जो चीजें सूट करें वो बड़ा ठीक है, और अगर मैं इक्तिदार में नहीं हूं तो हमारे दो बड़े जबरदस्त नारे होते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे इंस्टीट्यूशन उन्हें अपने डोमेन के अंदर रहना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को अपना रोल अदा करना चाहिए, और सियासतदान जो है वो अपने मुताबिक हुकूमत करें। ये आपको पिछले 25-30 साल से इस मुल्क के अंदर स्लोगन्स ये आते हैं। अब उसका प्रैक्टिकल करना कि इन्होंने प्रैक्टिकल तो इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज ने करना है ना, कि ये एक ब्रॉडर एजेंडा तय कर लें। अब ये पिछले 10-12 साल से ये आपस में बैठ ही नहीं रहे, ना पीटीआई जो है पीपल्स पार्टी के साथ बैठती है, ना पीटीआई पीएमएलएन के साथ बैठती है, अब एमक्यूएम इनके साथ ही, अब एनक्यूएम के भी शुरू हुए हैं। अब ये देखें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो इनका पिछले चला, अब वो चलो किस लेवल तक गया है। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आप बैठ के बात कर सकते हैं और इनका पिच ग्राउंड एक ही है, मौलाना फजलुर रहमान ये तो नहीं कहते ना कि मेरी पंजाब में धांधली हुई है या मेरी फलानी, वो उन एरियाज के अंदर कहते, अगर ये उनके साथ बैठ सकते हैं तो इस मुल्क के ब्रॉडर एजेंडा के लिए ये, अच्छा मौलाना साहब इनके साथ बैठ सकते हैं बावजूद उसके कि वो कहते हैं कि केपी में भी इनकी सीट तो चोरी हुई है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर वो चीज ऐसी है कि ब्रॉडर एजेंडा के ऊपर ये बैठे, उसके अंदर ये इन इश्यूज को डिसाइड करें, और फिर मेरा ख्याल ये है कि अगर इस लेवल पे बात जाती है तो किसी न किसी स्टेज के ऊपर आप असेंबली की टर्म आपके सवालों का जवाब शोएब शाहीन साहब खुद बेहतर तरीके से देंगे। तो मुझे अलाउ कीजिएगा मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आती हूँ। तो बात यही है कि रोज हम बैठ जाते हैं, हम भी यहाँ पर टेबल से जाके बैठते हैं, रोज हम वही बात करते हैं, मुज़ाकरात करने हैं, नहीं करने हैं, किससे करने हैं, क्या करने हैं, लेकिन आखिर मूव ऑन तो करना है ना। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने इलेक्शन को हो गए, इसी तरह से वक्त गुजरता जाएगा और गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरह आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ दे, और जिस दिन आवाम को रिलीफ मिलना शुरू भी हो गया, आवाम भी सुकून से अपनी 2 वक्त की रोटी और 2 वक्त का पेट भरने के लिए, 2 वक्त के खाने के लिए वो खुशहाल होकर घर बैठ जाएगी। इन्होंने आगे मूव ऑन के लिए क्या सोचा है, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जिनाज़े प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शोएब शाहीन साहब के पास जाना था, लेकिन ब्रेक में एक शेर सुनाने की कोशिश कर रहे थे हाफिज अजान साहब, तो मैंने कहा प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, उसी में पढ़ देगा, जल्दी से सुना दे ताकि हम मुनीर न्याजी का एक शेर है, मैं हर काम में देर कर देता हूँ। अगर इनकी पॉलिटिकल या लीगल स्ट्रैटेजी को देखा जाए तो जिस वक्त वो बात करने वाली होती है, अगर उसके मुताबिक इंगेजमेंट्स कर ली जाती तो शायद आज सिचुएशन जो है बिल्कुल ठीक है। शोएब शाहीन साहब जो इन्होंने बात की, कैसे बढ़ेंगे सर आगे? आप लोग रुक गए, स्टैटिक हो गए? हम तो नहीं रुक गए, हम तो सिर्फ सिंपल एक बात कर रहे हैं। देखें, इस मुल्क को बचाना है, आइन और क़ानून की बालादस्ती नंबर 1, आज़ाद अदलिया नंबर 2, जमहूरियत की बहाली नंबर 3। इसके ऊपर, इस पॉइंट एजेंडे के ऊपर आप सारे आ जाएं, जो आना चाहता है, हमें किसी से कोई गरज नहीं। सर देखिए, जब आप मुलाकात करेंगे, उनकी मुलाकात सुने तो जो इस मुल्क जमातों से करनी पड़ेगी। कौन से सियासी जमात? ये सियासी जमातें कहती हैं ये तो कठपुतली है, क्या करना है? ये तो कठपुतली है। अच्छा फिर क्या करना है? तो भाई करना ये है कि आइन की बहाली के लिए आए, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने कैप्चर किया हुआ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मुझे बताएं, रऊफ हसन साहब पे कातलाना हमला हुआ, दिन दिहाड़े हुआ, 1 मिनट बात कौन आए? सारी आवाम खड़ी हो, सारी आवाम खड़ी हो, सारी आवाम इसको रेस्टोर कराए। देखें किससे बात करूं मैं, जा करके डाकू भाई, आप शहबाज शरीफ साहब, वो डाकू रानी जो उधर पंजाब में बैठी हुई है, सुन ले ना, सुन ले, 1 मिनट मेरी बात तो मुकम्मल करने दे, ये पॉलिटिकल नहीं है, बात मुकम्मल करने देना, बात आपको मौका आएगा ना हाफिज साहब प्लीज। जिसने आपके घर पे डाका डाला है, मैं जाऊं, मेहरबानी करें, आपने डाका तो डाल दिया, मेहरबानी करें, आपने 1 करोड़ रुपए में से मुझे चंद टके दे दें, मैं भी अपना गुजारा औकात कर लूँ। मैं उसके साथ क्या मुज़ाकरात करूँगा? जो हक के हुक्मरानी अवाम ने जिनको दिया है, उनको जिनको रिजेक्ट किया है, उनको जिसने एस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत कर दिया है, ये मुल्क को चलाने के ढंग है। डाका उन्होंने खुद डाला है, खुद डाला है, विद द हेल्प ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ने डाका डाल के उनके हवाले किया है। जिन्होंने हवाले किया उनसे बात हो जाएगी आपकी? उनसे क्यों बात हो जाएगी? हम उनको कह रहे हैं कि आप अपने कानून के दायरे में आ जाएं,
आप इन कठपुतलियों को मुसल्लत करना छोड़ दें। आपका काम है आप जाकर के बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ करें। हमारे मुल्क के ऊपर हक के हुक्मरानी सिर्फ अवाम का है आइन के मुताबिक। आप जो इंटरफेरेंस कर रहे हैं वो रॉन्ग है, गलत है। देखिए आपकी बात तो आइडियली तो बड़ी अच्छी है, सुनने में बहुत यही बात करनी, यही इस मुल्क का हल है। आइन और कानून की हुक्मरानी अवाम करेंगे। अवाम तो अवाम को हक के हुक्मरानी है, किसको है? एक मिनट, लेकिन सर आपको कुछ भी कर लें, अगर आपको ये करना है आपको सियासी जमातों के साथ ही बैठना पड़ेगा। नहीं तो उनके साथ बनाए। उसके अलावा सिर्फ आप बातें कर सकते हैं, मंजर बेचेंगे बातों को और कुछ भी नहीं करेंगे। हमने कहा है आए बनाए जुडिशल कमीशन, जिनको हक ही नहीं है। 17 सीटों वालों को आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। वो बेनिफिशियरी हैं, वो कैसे बनाएंगे? अच्छा मुझे बताएं, रऊफ हसन पे कातिलाना हमला होता है, दिन दिहाड़े होता है ना, सबके सामने होता है, मीडिया के सामने होता है, मीडिया उसकी वीडियो बनाती है, सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ मौजूद है, चेहरे पहचाने जाते हैं। राना सनाउल्लाह ने कल क्या कहा जी, मेकअप इतना था बंदे पहचाने नहीं जा सकते, हम उनको गिरफ्तार ही नहीं कर सकते, गिरफ्तार हो ही नहीं सकते वो बंदे। अगर आप ये तर्ज अमल अगर आपने कर दिया, रात की तारीकी में जाकर हमारा दफ्तर गिरा दिया, आप अगर ये तर्ज अमल आपने अडॉप्ट कर रखा है, हम जाएं उन कठपुतलियों के पास जाएं, जाकर मुज़ाकरात करें, आए जी हम ऐसे कमजोर लोग हैं आपके पीछे खड़े हुए हैं भाई लोगों ने। हाफिज साहब देखिए ये बात उनका वैलिड पॉइंट है ना कि आपने अगर मुज़ाकरात करने हैं तो फिर आपने एक माहौल बनाना होता है मुज़ाकरात का। आपको एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको ये रिलीफ देना होता है, कुछ CBMs होते हैं वो आपने करने होते हैं। आप रऊफ हसन साहब पे आप कातलाना हमला होता है, उसके जो कैरेक्टर्स उसके पीछे हैं जो भी हैं वो सामने आते नहीं हैं, आप हाथ चाटते पे कहते आप आ जाए मुज़ाकरात करने। नहीं, दुनिया भर के अंदर डिफेक्टो और डिजोरे का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन दोनों सूरतों के अंदर आप बात तो करेंगे ना। चाहे आप इस गवर्नमेंट को डिफेक्टो कह लें, इसको डिजोरो कह लें, ये गवर्नमेंट ही ठीक नहीं है, ये गलत आई है, लेकिन बात तो आपने करनी है। ये इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। अब क्या जुडिशरी का जो चीफ जस्टिस है वो है ना चीफ जस्टिस, अगर कोई इशू आता है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का या रूल ऑफ लॉ का, डिसाइड किसने करना है? ना इन्होंने करना है, ना मैंने करना है, ना गवर्नमेंट ने करना है, वो तो जुडिशरी ने करना है ना। तो जुडिशरी कौन है? वो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस हैं। अब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को भी आप ना माने, आप प्राइम मिनिस्टर को भी ना माने, आप प्रेसिडेंट को भी ना माने, आप पॉलिटिकल पार्टीज को भी ना माने, आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी ना माने, उसके बाद आप सूबों के अंदर भी जो सारा सिस्टम तो वाहिद है जिसको वो मानते हैं। नहीं मान रहे ना, मानते नहीं मानते, मानते हैं। अगर वो इनके मानने का मतलब है कि उनको अपना आका बना लो, नहीं उनको पूछना शुरू कर दो, और इनका मतलब ये है कि उनको अपनी हुक्मरानी दे दो, उनको ये अख्तियार दे दो कि वो जिस जज को चाहे उसके घर में घुस जाएं, जिसके बेडरूम में चाहे वो कैमरे लगा दें। अगर आप उसको जिसको चाहे उसके रिश्तेदार को उठा लें, जिस शायर को चाहे उठा लें, जिस साफी को चाहे उठा लें, तब हम उसको मानेंगे वरना नहीं मानेंगे। देखें हम जब बात करते हैं इंस्टीट्यूशन को मानना, सुन लें, हम कब कहते हैं इंस्टीट्यूशन को नहीं मानते? इंस्टीट्यूशन का मतलब ये है कि उनको बॉर्डर से हटा करके हम अपने सरों में मुसल्लत करेंगे, वरना दोनों की बातें समझ में नहीं आएंगी। लेट हिम कंप्लीट, मुझे मुकम्मल करने देना, इनकी बात कंप्लीट हो जाए। सबसे पहली बात है, जब हम एक आइन की बात करते हैं जो हमें मुत्तहद रख सकता है, जो फेडरेशन के लिए ज़रूरी है। अब आइन के सारे इदारे ताबे हैं, लेकिन एक इदारा उठता है, कभी शायर को उठाता है। तमाम हाई कोर्ट्स ने लिख के दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे निज़ाम इंसाफ में रुकावट हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, लिख के दिया है। ये ज़ुबानी कलावी बात नहीं की। आज वो शायर को जो उठाया हुआ है, एक जज साहब सिर्फ ये कहता है कि उसको प्रोड्यूस कर दो, उसके साथ उसके खिलाफ जो कुछ शुरू हो गया, जस्टिस बाबर सत्तार ने इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों को सिर्फ कंटेम्प्ट नोटिस दे दिया और उसके खिलाफ जिस तरह शुरू हो गए, जिस तरह जस्टिस सत्तार मिनल्ला साहब ने कहा है कि आप किस तरह जजेस को आप मिलाइन कर रहे हैं, उनके खिलाफ शुरू हो गए। अगर आपने इस मुल्क को आइन के अलावा चलाना है तो फिर इस मुल्क को नहीं चला सकते। तो किसी तो बस सिंपल अब आ जाए ना इसमें, तो आए उसके मुताबिक चले। एग्जीक्यूशन नहीं, ऐसा नहीं होता कि आपने खड़े हुए, आपने दावत दी, आए जी इस हिसाब से चले, वो कहे ओके और क्या करें। अब मुझे ऑफर करते हैं, मुझे बताएं कैसे चलाना है, उसकी एग्जीक्यूशन ये कैसे होगी करेंगे। अगर आप जुडिशियल कमीशन कैसे करें ये आपके सोचने का काम है। अगर एग्जीक्यूशन आपने ये सोच के करनी है कि जी जुडिशियल कमीशन बन जाए और वो जो बेनिफिशियरी हैं वो बना दें, तो वो दुनिया के सबसे बड़े हम अदालत में गए हुए हैं, अदालत बना दे। हम अदालत में 3 महीने हो गए, हमारी पिटीशन लगी नहीं, और अगर हम उस पर एतराज करते हैं तो इनको गुस्सा चढ़ता है कि आपने एतराज भी क्यों कर दिया। अदालत में गए हैं, आपको अदालत पे मुकम्मल एतमाद है? बिल्कुल एतमाद है, मुकम्मल। आपके खिलाफ फैसला आएगा तब भी होगा, एतबार है, चलाएं लगाएं। हमने पहले भी खिलाफ फैसला आएगा तब भी होगा, तब भी हम मानेंगे। जो पहले हक में आएगा तब भी मानेंगे। बिल्कुल हक में आए, खिलाफ आए, अदलिया से हमारा तवक्को है ना, हमें अदलिया से ही तवक्को है। जो पहला एक आया है उस पर एतबार है,
पहला कौन सा वाला? वो बल्ले वाला, वो तो सुप्रीम कोर्ट नहीं दिया है भाई, गलत फैसला है। हम रिव्यू में गए हुए हैं, लगाए उसको। नहीं, इस 29 को लगा हुआ था। देखें नहीं, वो तो अब आप ना रिलीव करें ना। अब देखिए, अगर उनको इख्तिलाफ है तो रिव्यू में चले गए। वही कह रहे हैं। हमें इख्तिलाफ है तो हम रिव्यू में गए हुए हैं, हम इख्तिलाफ करने का हक रखते हैं, लेकिन फैसले का ये का सारे पाकिस्तान के जुरिस्ट ने क्या कहा आपको बताइए? एक बात करके खत्म करो। पाकिस्तान के तमाम जुरिस्ट ने कहा कि पाकिस्तान के आइन को एक पार्टी के आइन के ताबे बना दिया आपने। आज तीसरी दफा इलेक्शन कराया है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है फिर भी आपका इलेक्शन दुरुस्त नहीं है। यानी कहीं तो रुक जाओ। अगर आपने आईनी इदारों को, अगर आपने आपकी बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरा सवाल है एग्जीक्यूशन का। जी शोएब भाई ने बड़ी लंबी बात कर ली है उसके सारे। मुझे ये बताएं कि क्या हमने ये सारे मामलात जो हैं ये चौकों में तय करने हैं, चौराहों में तय करने हैं, या किसी इस पाकिस्तान से बाहर निकल के ये तय करके आएंगे और हम प्रेसिडेंसी या पार्लियामेंट को टेक ओवर कर, यही तय करना है ना? आपके मुल्क के अंदर एक सिस्टम है, आप मानते हैं या नहीं मानते, बट सिस्टम तो है ना, यही है। अगर इस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट है, उसके अंदर आप भी जाते हैं, आपका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी है, आप स्पीचेस भी करते हैं, उसके बाद आपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर भी आपने हिस्सा लिया है, वो आपका चीफ मिनिस्टर भी मौजूद है, पंजाब में आपका ऑपोजिशन भी है, तो बात करने में क्या हर्ज है? अगर वो आपसे कहते हैं कि जी बात करें, आप बैठे, उसके बाद टीओआरस कर लें, उसमें जुडिशियल कमीशन भी है, इलेक्शन कमीशन भी है। अच्छा, अब ये है कि उसका फैसला कौन करेगा? उसका फैसला जो है, अगर तो आप डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जाएं तो फिर ये कहा जाएगा जी एस्टैब्लिशमेंट पहले आ गई है तो कॉन्स्टिट्यूशन का है। एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे हैं, ये कहते हैं नहीं आप हमारे सामने हैं। कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे हैं, वो कहते हैं हम तो सुपर कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर वो ये कहते हैं, अगर कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे हैं तो सारे मसाइल ही हल हो जाएंगे। अच्छा देखिए, असल प्रॉब्लम ही वहां से है, बात तो मुकम्मल। असल जड़ की खराबी वही है। अच्छा, आप जड़ की खराबी को कह रहे हैं कि जी वो ये कहते हैं, हम हमारा यही तो मुतालबा है, वो मान लें हम कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे हैं। नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो वो इंटरफेयर कर रहे हैं। आपके 3.5 पौने 4 साल जो थे, वो प्राइम मिनिस्टर जो थे इसी एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक क्या कहते थे कि ये एस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छी है, ये आइन के अंदर रह के काम करती है, इससे बड़ी डेमोक्रेटिक है ही नहीं है, हम एक पेज पे हैं, बहुत जमहूरियत पसंद है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मुझे हर मामले में रेस्क्यू करते हैं। माजी की गलतियां सारी जिंदगी आपके साथ मुझे ये बताएं कि माजी की गलतियां, जैसे नवाज शरीफ साहब एक जमाने में नजरियाती हो गए थे, तो ये भी नजरियाती हो रहे हैं माजी की। लेकिन मामला खत्म किस तरह होगा? क्या मामला हर वक्त इन टॉक शोज में खत्म होगा? क्या जलसों के अंदर खत्म हो? किस जगह होगा? क्या इदारे कहते हैं कि भाई हम आज के बाद इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्यों हम लोगों को नहीं उठाएंगे, कैसे कहते हम इंसाफ के निजाम में पावर को इस तरह से छोड़ता है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर एक्सरसाइज करेंगे तो ये हमारे मुल्क में नहीं है ना, ये तरीकाकार नहीं है ना, जो तरीकाकार है उसको लेके चलना। कि अब कोई भी मामला होगा तो अल्टीमेटली अदालत में जाएगा ना, अदालत ने फैसला करना है। अच्छा, अब उसका पहला ये है कि पार्टीज बैठे गवर्नमेंट के साथ बात करें, टीओआरस बनाएं, उसके अंदर जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीमेसी के लिए जाते हैं, लेकिन हर वक्त मिलाइन और हर वक्त साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बार बार कह रहे हैं बंद कर दें, लेकिन बहुत अच्छी बात सिर्फ ये है कि पॉपुलैरिटी है पीटीआई की, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस पॉपुलैरिटी को सस्टेन कैसे करेंगे, उसका मोमेंटम कंटिन्यू कैसे करेंगे, मोमेंटम कैसे रखेंगे, क्योंकि लीडर जेल में कोई स्ट्रीट पॉलिटिक्स की इनको इजाज़त नहीं मिल रही। वे आउट यही है कि आपने बहरहाल बैठना है, बात करना है। जब आप अपोजिशन में भी बैठे हुए हैं, अपोजिशन लीडर भी है, पार्लियामेंट में भी हैं, पीएससी के चेयरमैन भी बन रहे हैं, जब सब कुछ करना है तो इसका मतलब है वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म मानते हैं तो अपोजिशन लीडर वहाँ पर मौजूद है, बात कर लें, वरना ये वक्त भी आगे गुजर जाएगा। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।